हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय दोलन अर्थात ऑसिलेशन के पार्ट 10 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सरल आवर्त गति में ऊर्जा के व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन को, कि किस तरीके से ऊर्जा के टर्म्स इसमें होते हैं, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो सरल आवर्त गति में ऊर्जा होगी कि नहीं, होगी या नहीं, थोड़ा सोचिए। देखिए, सरल आवर्त गति को याद कीजिए कि जब कोई भी जो कण होता है वो अपनी साम्य स्थिति से इधर-उधर गति करता है, लेकिन सरल रेखा में। वहाँ पे बल भी होता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, F इज़ प्रोपोर्शनल टू x। तो जब वो अपने कोने वाली जगह पर जाता है तो उसमें वेग होता है, और फिर वो वहाँ पे मान लेते हैं हम, अगर थोड़ी समय के लिए अगर वो रुका होगा उसकी गति को सीखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, तो उस पे कुछ ऊर्जा रही होगी, फिर वो वापस आता है तो गति के कारण फिर कुछ ऊर्जा है। इसका मतलब ऊर्जा तो ज़रूर है, एनर्जी तो है वहाँ पे। और एनर्जी कंज़र्व्ड भी रहेगी, क्योंकि हर जगह एनर्जी संरक्षित तो रहती ही रहती है। तो अब हम ये देखते हैं कि सरल आवर्त गति में ऊर्जा के टर्म्स में है क्या-क्या चीज़, और वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि कुल ऊर्जा हमारे पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा उसकी गति के कारण, स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण होती है। अब हमें पता है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो 0 से अधिकतम मान के बीच विचरण करती है। क्यों? इसके बारे में हमने थोड़ा-सा समझा हुआ है, क्योंकि क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो उसका x और v का मान होता है उसकी वजह से, क्योंकि आपको इसका ग्राफ याद होगा। हमने इसके ग्राफ में क्या सीखा था कि जो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समीकरण x की है कॉस से रिलेटेड। कॉस यानी कि जिसका जो ग्राफ होता है, जब आप फाई इज इक्वल्स टू इनिशियली में 0 लेते थे, उसके बाद t बराबर 0 पे हम देखते हैं तो यहाँ पे पूरा कॉस 0 यानी कि 1 यानी a इसका मान आता है, यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। उसी टाइम पे आप v को देखेंगे कि v कहाँ पे है, t बराबर 0 पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि क्योंकि यहाँ पे साइन का टर्म आ जाता है, यहाँ पे साइन का टर्म होने की वजह से वो जो v होता है वो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास हम एनर्जी के टर्म्स में क्या समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो लाइन्स आपको बिल्कुल पैरेलल, मतलब बिल्कुल ऊपर-नीचे लाइन्स दिखाई दे रही हैं, ये लाइन्स आपको क्या दिखा रही होंगी? ये लाइन्स हमें ये दिखा रही हैं कि जब यहाँ पर कण जो इनिशियली था वो कहाँ पे था, अपने एंड पे था, जहाँ पे x बराबर a है, इसीलिए जो उसकी स्टार्टिंग है t बराबर 0 पे, यहाँ पे वो यहाँ से हो रही है। ठीक है, जब वो यहाँ पे था, अब उसकी मतलब माध्य स्थिति से इतने विस्थापन, माध्य स्थिति ये है, यहाँ पे ऐसे से ऐसे हो गया है। तो जब वो यहाँ पे था तो जो उसका वेग था वो वेग 0 था। इसका मतलब कोनों पे, ये वैसे हम जानते भी हैं कि कोनों पर जो वेग होता है वो 0 होता है, यानी कि जहाँ अंतिम वो जा सकता है। ठीक है, माध्य स्थिति से, तो वहाँ पे वेग 0 होता है। उसके बाद जब आगे t होता है, यानी इस t को मैंने क्या कहा था, क्या याद रखना है, पूरे आवर्तकाल का चौथाई भाग, t/4 टाइम पे जो उसका वेग होता है वो अधिकतम मान है, विपरीत दिशा में है भले ही माइनस की वजह से, लेकिन अधिकतम मान है ओमेगा है, यानी कि t/4 पे वो कहाँ पे आ जाएगा, अपनी माध्य स्थिति में। पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया। यहाँ पे उसका जो वेग है वो मैक्सिमम है ओमेगा ए। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो दूसरे कोने पे जाता है तो उसका वेग फिर से 0 हो जाता है। ये हमें समझ आ रहा है। देखिए, यहाँ पे माइनस ए वाले कोने पे चला गया। फिर उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसका जो वेग होता है वो फिर अधिकतम होता है, यानी कि जब माध्य स्थिति में आता है। ये लाइन्स आपको ये दिखा रही हैं। और वापस जब वो उसी स्थिति में, यानी कि यहाँ पे आ जाता है, तो उसका जो वेग होता है वो 0 हो जाता है। यहाँ से हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि जो v अगर 0 है अपने एंड्स पे, तो इसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी। ठीक है, और वही गतिज ऊर्जा यहाँ से जाते-जाते, वो जो गतिज ऊर्जा थी सारी की सारी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य थी, यहाँ के बाद यहाँ पे गतिज ऊर्जा आ गई, तो स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई। फिर यहाँ से जब वो स्थितिज ऊर्जा यहाँ गति में चेंज हो गई, तो सारी की सारी गतिज ऊर्जा उस एंड पर जाने पर स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब गतिज ऊर्जा दोनों एंड्स पे, जो दोनों कोने हैं, प्लस ए कोना और माइनस ए कोना, दोनों पे आपके पास 0 होगी गतिज ऊर्जा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे मैक्सिमम होगी। और स्थितिज ऊर्जा आपकी जो शून्य होगी वो कहाँ पे होगी, फिर माध्य स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे गति के कारण गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ें समझ आ रही है। अब हम इनका एक्सप्रेशन निकालना देखते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता होती है, गतिज ऊर्जा k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m उस कण का द्रव्यमान, v उसका
वेग हो गया। अब v का फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये पिछली स्लाइड में भी हमने देखा। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल सा इस v को इस v स्क्वायर में जब हम पुट कर देंगे तो सब पूरे इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें पूरे उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ओमेगा जो माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ये आ जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एम ओमेगा स्क्वायर था, इसको हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं के, स्मॉल के। ये हमने बल वाले में भी देखा था, हमने वहां से लिखा है ये। तो ये चीजें हमें अब यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा समय का आवर्ती फलन है, क्योंकि इसमें टी है, टी के साथ ये चेंज हो रहा है। हमने अभी देखा पिछली वाली स्लाइड में कैसे ये चेंज हो रहा है। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि के का आवर्तकाल क्या है, कब ये किस टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो t/2 टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। कैसे हम देख सकते हैं ये चीज़? यहाँ से भी देख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 से। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं। पहले आप खुद इसका मान निकालेंगे कि इस टर्म का आवर्तकाल कितना आएगा। अगर हम इसका आवर्तकाल निकालें तो मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 को रिड्यूस करना पड़ेगा छोटे उसमें। तो ये कैसे करते हैं हम? हमें पता होता है कि जो कॉस 2 ओमेगा टी होता है वो इज़ इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर का चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है। अब हमें इसका चाहिए तो हम क्या करते हैं, कॉस 2 ओमेगा टू ओमेगा टी को निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हम निकालते हैं और हाफ इसके साथ आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस टर्म से मतलब है, यानी कि कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे जब हम उसको निकालेंगे तो कॉस 2 ओमेगा टी, तो कॉस 2 ओमेगा टी से हमें एक चीज़ समझ आ रही है यहाँ पे कि इसका जो कोणीय आवृत्ति है वो 2 ओमेगा है। जनरली ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो हम यहाँ से टी कैसे निकालते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ पे कितना है, तो अभी हमारे पास जनरली कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से टी का मान, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे 2 ओमेगा है, और 2 ओमेगा की वजह से इसका मतलब यहाँ पे जो 2 ओमेगा की वजह से अगर मैं टी निकालूं तो वो आएगा 2 पाई/2 ओमेगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका जो टी है वो पाई/ओमेगा है। और एक्चुअली में ये होता है, फॉर्मूले से 2 पाई/ओमेगा होता है ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो आया है 2, जो पाई/ओमेगा आया है वो इससे आया है। तो अगर आप इस वैल्यू को देखें जो इसके लिए है, वो वैल्यू कितनी हो गई, अगर आप देखें ध्यान से इस वाली वैल्यू को, तो वो इस वाली वैल्यू का आधा हो गया, है ना। ये वाली जो वैल्यू है ये वाला, ये दुगुना है। एक बार मैं अच्छे से समझाती हूँ। जो नॉर्मली होता है वो फॉर्मूले से 2 पाई/ओमेगा होता है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा अगर लेफ्ट साइड में लिखे 2 पाई/टी, और यहाँ से कितना आया टी, अभी हमने कैलकुलेट किया पाई/ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ओमेगा आता है जब हम कॉस के टर्म्स में इसको लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर में नहीं लिख सकते, इस वजह से रिड्यूस करना चाहते हैं हम आवर्ती फलन में। जब हम सरल आवर्ती का आवर्ती समीकरण लिखते हैं उस टर्म्स में रिड्यूस करके हमने लिखा, तो ये आ रहा है। अब ये चीज़ अगर आप देखें और ये चीज़ आप देखें तो ये पाई/ओमेगा है, और ये चीज़ 2 पाई/ओमेगा, यानी कि ये वाली चीज़ इसका दोगुना है। जब ये दोगुना हो गई इसका मतलब ये चीज़ आधी है, यानी कि इसका आवर्तकाल का आधा वो है t/2। इसको आप t0 भी लिख सकते थे, कैसे भी लिख सकते थे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है, इसलिए t/2 है। अब इसके बाद विस्थापन अधिकतम जहाँ पे होता है, यानी कि एंड्स पे होता है, वहाँ पे k का मान आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है। और माध्य स्थिति में जो k का मान होता है वो k का मान अधिकतम मान होता है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब इसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जनरली यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ये, पर ये क्यों होता है? देखिए हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, ये आपने यांत्रिकी में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में कहीं पर ये फॉर्मूला, या आपने पढ़ लिया होगा वैसे ये। तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स आपने स्प्रिंग वाले में भी पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी रहती है। अगर आप इस स्प्रिंग को खींचते हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो आप फोर्स कितना लगाते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है जितना आपने विस्थापित किया स्प्रिंग को, यानी कि एक्स। तो एफ इज इक्वल्स टू आप के एक्स लिखते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो स्मॉल के होता है। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि माइनस क्यों आता है, क्योंकि माइनस तो हम वो वाला फोर्स देख रहे थे जो प्रत्यानयन बल था उस वाले केस में, जब हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। लेकिन इस वाले केस में ये वो फोर्स है जब हम स्प्रिंग को खुद खींच रहे हैं, जो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स है। क्योंकि जब मेरे द्वारा लगाया गया कुछ फोर्स है तो इसका मतलब मैंने कुछ काम किया होगा, कुछ कार्य किया होगा, वर्क डन हुआ होगा मेरे द्वारा। तो इसीलिए वही वर्क डन उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है जो हम काम करते हैं।
इसीलिए ये f इज़ इक्वल्स टू kx में माइनस नहीं आता है, ठीक है? अब जब आप इसको देखेंगे, यहाँ से आप w निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? w इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? इंटीग्रेशन f dx, यानी कि आपने अगर उस स्प्रिंग को, जैसे नॉर्मली वो स्प्रिंग ऐसे करके थी, ठीक है? इस तरीके से थी, तो आपने 0 से x तक, यानी कि मान लिया यहाँ पे वो 0 थी, और या आपने उसकी माध्य स्थिति ली और उसको x तक विस्थापित कर दिया, इससे आगे जैसे ये था, और आपने उसे x दूरी तक विस्थापित किया, तो 0 से x, यहाँ पे आप लिमिट लेंगे ना 0 से x, तो वो वाली लिमिट हमें लेनी है। तो w इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पे f आएगा तो f की वैल्यू आ जाएगी kx, 0 से x आप इसकी वैल्यू लेंगे dx यहाँ पे, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा kx स्क्वायर बटे 2। इंटीग्रेट करना तो आसान है। तो यही जो ऊर्जा है, यही जो कार्य है, वो ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। इसीलिए आपके पास, और वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण मिलती है। इसीलिए ये वाला समीकरण बिल्कुल kx स्क्वायर बाय हाफ है, मैच हो रहा है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम इसको। अब यहाँ से हमें पता है, हम क्योंकि सरल आवर्त गति के लिए निकाल रहे हैं तो उसके लिए x हमें ये पता है। हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका फिर से मतलब यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है। और इसके बाद यहाँ पे हम ठीक वैसे ही u का आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं कि किस टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करने वाला है। तो वो t/2 है, जिसके बाद ये अपने आप को रिपीट करने वाला है, ठीक है। और ये एक समय का आवर्ती फलन तो होता है। सिंपल यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा t को लेकर आपको करना है, जैसे हमने किया। और उसमें फाई आप लिख सकते हैं, क्योंकि फाई का इतना रोल है नहीं, तो फाई ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पे मैंने पीछे फाई छोड़ दिया था प्लस में, तो वो केवल कोण का काम कर रहा है, तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। अब विस्थापन अधिकतम होता है तो यू का मान अधिकतम होता है। हमने देखा कि जब यहाँ पे विस्थापन माध्य स्थिति से, जब वो इधर वाली साइड था, यहाँ पे से यहाँ था, तो क्या हो रहा था? यहाँ से यहाँ जाने में v0, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और इसके बाद मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। इसीलिए यहाँ पे अधिकतम है, और फिर माध्य स्थिति में इसका मान हो जाएगा आपके पास 0, यानी कि यहाँ से जब यहाँ आएगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और u का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी दोनों को जोड़ के, कि हमारे पास इतना है, u इतना है, तो हमने दोनों को, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ से हमने ये देखा कि ये टर्म इसमें दोनों में कॉमन है, उनको बाहर ले लिया। और ये टर्म आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये याद होगा कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये 1 होता है। तो ये x, यानी कि ये इसका कोण है, ये इसका कोण है, तो दोनों के दोनों 1, तो इसका मान आ जाएगा E इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम इसके ग्राफ को देखते हैं कि ये ग्राफ हमें मिला है, यहाँ पे लिखा है कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का समय के रूप में फलन। तो ये कैसे आया है ये देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये t है, ये वाली अक्ष अक्ष और ये हमारे पास ऊर्जा को दिखा रहा है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने कितने पर्टिकुलर टाइम में ऐसा ऐसा हो रहा है। अब आप समझिएगा कि यहाँ पे अगर हमारे पास t बराबर 0 समय है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ के आगे वाले टाइम में t/2 है, t/4 लेता है, फिर t/4 के बाद यहाँ पे आपके पास t/2 है, फिर 3t/4 है, और फिर यहाँ पे आगे अगर देखें तो यहाँ पे t है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम पे ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, साफ साफ नहीं बन पाया पर समझने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहली बात क्या थी कि t/4 कौन सा टाइम, t बराबर 0 पे, यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे पहले देखिए, ये जो नीला वाला ग्राफ है यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी का है। तो t बराबर 0 पे यहाँ पे था वो, v बराबर 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसीलिए ये यहाँ से स्टार्ट किया गया है। उसके बाद जब ये वापस आएगा t/4 टाइम पे अपनी माध्य स्थिति में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इसका मतलब मान लिया काइनेटिक एनर्जी यहाँ बिंदु पे यहाँ है, ठीक है, मैक्सिमम इतना है। उसके बाद ये वापस दूसरे एंड पे जाएगा, 0 हो जाएगी, यानी कि वापस यहाँ आ गया इस वाले जगह पे। उसके बाद वापस यहाँ जाने के बाद यहाँ माध्य स्थिति में मैक्सिमम, या माध्य स्थिति में कितने टाइम के बाद आया, जब पूरे t का 3t/4 आ गया, यानी कि यहाँ पे ये आ गया। और उसके बाद जब माध्य स्थिति के बाद वापस इस पोजीशन पे गया, जिसके बाद रिपीट होंगी चीज़ें, वो टाइम आ गया, तो उस t में कहाँ पे चला गया ये, मतलब उस पर्टिकुलर t में ये वापस 0 हो गई, क्योंकि यहाँ इस एंड पे 0 हो गई, तो ये यहाँ पे यहाँ आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हम इनको जोड़ें अगर, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो ज़्यादा साफ दिख रहा होगा, ऐसे मिलता है,
ठीक है। अब इसी में इसके बाद अगर हम यू का ग्राफ देखें, उसी ग्राफ में अब थोड़ा साफ-सा हम ड्रॉ करेंगे। ये t बराबर t/4 है, ये हमारे पास बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बराबर दूरी नहीं है अभी ये वाली। तो ये t बराबर t/4 है, ये आपके पास t/2 है, ये 3t/4 है और ये t है, ठीक है। अब हम लेते हैं u का। u जो होता है हमारे पास t बराबर 0 पे, यानी कि यहाँ पे होता है आपके पास मैक्सिमम, यानी कि ये t बराबर 0 वाला पॉइंट है, ये वाला, तो ये मैक्सिमम होता है। इसीलिए u का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये ब्लैक वाला u है ना, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी को दिख रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया मैक्सिमम। उसके बाद माध्य स्थिति में u 0 हो गया, क्योंकि v मतलब जो v है मैक्सिमम हो गई, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये 0 हो गई। हम u की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये u है, ये हमारे पास t है। उसके बाद जब आगे t गया, यानी कि आगे वो बढ़ गया, t/2 टाइम में, t/2 हमने इसको दिखाया है यहाँ पे, t/2 है ये। तो इस वाले पर्टिकुलर टाइम में वो वापस आ गया। वापस आने पर उसका कितना हो गया? अच्छा, 1 मिनट, t बराबर 0, t/4 और इसके बाद यहाँ पे t/2, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी जो u हो गई वो मैक्सिमम हो गई, यानी कि इतनी हो गई। फिर 0 हो गई, फिर मैक्सिमम, इस तरीके से आगे बढ़ी। तो फिर ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आगे जाएगा, ऐसे, इस तरीके से आगे जाएगा। इसीलिए हमारा जो यू का ग्राफ है वो इस तरीके से आगे बढ़ा है, ठीक है। तो दोनों ग्राफ इसलिए इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम विस्थापन के फलन के रूप में देखें कि एक्स अक्ष पर हमने एक्स को दिखाया, यानी विस्थापन को दिखाया, तो ग्राफ आपको इस तरीके से मिलता है। ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारा एक्स ऐसा है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल सा हमें -a लेना है और इधर लेना है +a, क्योंकि हम एक्स के रूप में दिखा रहे हैं, और बीच में लेना है 0, यानी कि जब वो +a पे था तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी हमारी, 0 थी, क्योंकि v = 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0। फिर वो -a पे था, वो भी 0 हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन जब वो माध्य स्थिति में था तो दोनों बार मैक्सिमम हो गई, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हो गई, तो हमने इनको जोड़ दिया ऐसे। इसीलिए ये वाला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। अब इसके बाद हमने अगर देखा कोनों पे, यानी कि एंड्स पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा थी वो मैक्सिमम थी। मैक्सिमम थी, हाँ मैक्सिमम थी। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, मान लिया मैक्सिमम इतना है, इसी के बराबर ले लिया हमने, और फिर यहाँ पे ले लिया इतना है, क्योंकि दोनों एंड्स पे माइनस पे आ गई, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद और माध्य स्थिति में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो u = 0, तो यहाँ पे वो 0 है u, ठीक है। फिर हमने इसे ड्रॉ कर दिया, तो ये ग्राफ आपको इसीलिए ऐसे करके मिला है। ये आपके पास u का है, ये आपके पास k का है, इस वजह से आपको ये चीज़ मिली है, ठीक है। यहाँ से हमने ये चीज़ कंक्लूड कर ली कि विस्थापन के साथ ये कैसे चेंज हो रहा और इसके साथ कैसे, टी के साथ। तो आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले पूरी कुल ऊर्जा को टोटल निकाला है। किस सबसे पहले तो ये समझा कि क्या और कैसे ये 0 होती है, कहाँ पे ये मैक्सिमम होती है। हमने ये एक्स और वी की मदद से सीखा, ठीक है। हमने इस ग्राफ की मदद से सीखा, ये इम्पोर्टेंट ग्राफ है। और फिर हमने ये देखा कि दोनों के जो आवर्तकाल थे वो t/2 ही आ रहे थे आपके पास। और फिर उसके बाद जो कुल ऊर्जा है E, वो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। दोनों के ये अलग-अलग पहले ये निकाले, फिर इनको जोड़ा और उसके बाद E = ये आ गया आपके पास। उसके बाद हमने ये ग्राफ देखा और ये ग्राफ ये वाला ग्राफ, ये आपका विस्थापन के फलन के रूप में था, ये समय के। इनमें हमने एक रिलेशन देखा, किसके बीच में, ऊर्जा के बीच में और समय के बीच में, और ऊर्जा और विस्थापन के बीच में, जो ये वाला है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको रिवाइज करेंगे। अगली वीडियो में हम सरल आवर्त निष्पादित करने वाले निकाय, यानी कि सरल लोलक, जिसको सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।